जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, यूपीएसआई, आरपीएफ की जो भर्ती अभी आई है या आपका कोई भी एग्ज़ाम जो इन फ्यूचर होने वाला है, उन सबको ध्यान में रखते हुए स्टैटिक जीके की जो मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी, उसी क्रम में एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूँ। मॉक टेस्ट संख्या 20 है और मुझे खुशी है कि मैं आपके लिए 20 मॉक टेस्ट लेके आ चुका हूँ। तो आज अभ्यास करेंगे इन प्रश्नों का। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? पहला प्रश्न, द प्रेजेंट डायरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, प्रेजेंट डायरी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है पंडित मदन मोहन मालवीय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो प्रेजेंट डायरी जो पुस्तक है वो लिखी है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। दोस्तों, ये जो जयप्रकाश नारायण है ना, इन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति, तो ये आप याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण। और इन्होंने जेल में जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था द प्रेजेंट डायरी। क्लियर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक, इनकी किताब है द ओरियन। ये बहुत आती है एग्जाम में। ओरियन पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है ओरियन। और दूसरी है आपकी द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। तो ये भी आपको याद रखना है, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास किसकी पुस्तक है? तो ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है ये भी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था प्रेजेंट डायरी किसकी है? प्रेजेंट डायरी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय चरागाह व चारा अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? दोस्तों, भारतीय चरागाह व चारा अनुसंधान संस्थान है झांसी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, झांसी। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा झांसी में है ये। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा दलहन यानी कि पल्सेस दलहन अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर में है। और वेजिटेबल के लिए कहाँ पर है? तो नेशनल वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्टेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो स्टेट फ्रॉम हार्ट किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है कपिल देव, संजय माजरेकर, सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, स्टेट फ्रॉम द हार्ट जो आत्मकथा है वह कपिल देव की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। क्लियर दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि संजय माजरेकर की आत्मकथा क्या है? इम्परफेक्ट। भारत के क्रिकेटर थे, महान क्रिकेटर माने जाते हैं संजय माजरेकर, तो उनकी आत्मकथा है इम्परफेक्ट। सुनील गावस्कर की आत्मकथा क्या है? आइडल्स। सुनील गावस्कर जिनको लिटिल मास्टर कहा जाता है, इनकी आत्मकथा का नाम है आइडल्स। और सचिन की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे। तो ये आप याद रखिएगा, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो सचिन की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। आइडल्स सुनील गावस्कर की है, इम्परफेक्ट संजय माजरेकर और स्टेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा, कपिल देव कौन है? तो भारत ने जो 1983 का पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था वो कपिल देव की कप्तानी में ही जीता था। तो भारत में सबसे पहला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप आया वो अब था 1983 में आया था। और ये किसकी कप्तानी में जीता था? तो कपिल देव। और कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। हरिकेन एक प्रकार का तूफान। तो ये आप याद रखिएगा, हरियाणा हरिकेन किसको कहा गया है? तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, किस क्रिकेटर को हरियाणा हरिकेन कहा गया? तो कपिल देव। और इनकी आत्मकथा का नाम है स्टेट फ्रॉम द हार्ट। अच्छा, क्या कपिल देव की क्या आत्मकथा का नाम और भी है? जी हाँ, याद रखिएगा क्रिकेट माई स्टाइल ये कपिल देव की एक और आत्मकथा है। तो कपिल देव की आत्मकथा के 2 शीर्षक हैं, एक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और क्रिकेट माई स्टाइल। दोनों कपिल देव की पुस्तकें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बताना है। ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, सचिन या कपिल देव। तो सही जवाब क्या होगा? जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017। और दुनिया में सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? तो फ्रांस में लागू हुआ था। याद रखिएगा, जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। भारत में विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी लागू किया गया था। अच्छा, जीएसटी के कितने कंपोनेंट होते हैं? तो जीएसटी के 4 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से होते हैं? सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी होता है और आईजीएसटी होता है। तो जीएसटी के 4 भाग हैं भारत में। सीजीएसटी जो केंद्र में लगता है, एसजीएसटी जो राज्य में लगता है, यूटीजीएसटी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश में लगता है और आईजीएसटी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के लिए लगता है। याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें जीएसटी के बारे में ही, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और भारत में जो जीएसटी है इसकी कितनी टैक्स स्लैब है? 5, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो भारत में जीएसटी की जो कर स्लैब हैं वो 5 हैं, 0, 5, 12, 18 और 28। याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि जो जीएसटी है ना, जीएसटी के लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल 279A, 279A। इसमें बात की जाती है जीएसटी परिषद की। राष्ट्रपति अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी काउंसिल को बना सकता है। और जीएसटी काउंसिल में टोटल मेंबर कितने हैं? 33। जीएसटी काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का वित्त मंत्री होता है। क्लियर? याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी। और अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में जन्म हुआ था अमिताभ बच्चन का। और ये जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों कुवेम्पू पुरस्कार आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है पत्रकारिता, खेल, साहित्य या विज्ञान। तो कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बताना है। तो ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, साहित्य के क्षेत्र में। दोस्तों कुवेम्पू अवार्ड जो है ना, ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनके साहित्य के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, तो कुवेम्पू अवार्ड को आप याद रखिएगा। कुवेम्पू अवार्ड किस क्षेत्र में मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। क्लियर दोस्तों? आपसे पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखना है कि कुवेम्पू अवार्ड, तो जवाब होगा साहित्य। अच्छा, इसमें कितनी राशि मिलती है? तो इसमें 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। कुवेम्पू अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है कि, और साहित्य 22 भाषाओं का साहित्य होना चाहिए और प्रतिवर्ष ये मिलता है। 5 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर हम बात करें भारत में पत्रकारिता के लिए तो कोई अवार्ड नहीं होता, लेकिन खेलों के लिए होते हैं ध्यानचंद अवार्ड। जैसे अर्जुन अवार्ड बहुत आता है आपके एग्जाम में, तो ये अवार्ड जरूर याद रखना। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड खेलों के लिए दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। क्लियर दोस्तों? आपसे पूछा गया था कुवेम्पू अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है? दोस्तों मालदीव को मिनिकॉय से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो पहले एक ये मैप देख लेते हैं। यहाँ पे ये है आपका 8 डिग्री चैनल और ये है आपका मिनिकॉय और ये है आपका मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय जो एक दूसरे से अलग हुए हैं वो कौन सा डिग्री चैनल है आपका? 8 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। अच्छा, यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, 10 डिग्री चैनल, यहाँ पे आप ये 10 डिग्री चैनल देख रहे होंगे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपका 10 डिग्री चैनल है। तो ये 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो यहाँ आप देखेंगे तो ये आपका निकोबार है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है आपका, मतलब कार निकोबार को अंडमान निकोबार से अलग करता है, या लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। तो ये आप याद रखना, 8, 9, 10 ये तीनों चैनल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर दोस्तों? याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था कि 8 डिग्री चैनल या मालदीव या मिनिकॉय को कौन सा
डिग्री चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, क्या आपको पता है कि मालदीव की राजभाषा क्या है? दिवेही। ये सीपीएफ में आ गया था एक बार क्वेश्चन कि मालदीव की राजभाषा क्या है? तो दिवेही है, याद रखिएगा। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मालदीव की राजधानी माले है। क्लियर। और मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है, मजलिस। मालदीव की संसद मजलिस कहलाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? रैपिड एक्शन फोर्स का गठन कब हुआ था? दोस्तों, रैपिड एक्शन फोर्स इन शॉर्ट वी कैन से RAF, आप नाम सुनते होंगे, नीली वर्दी इनकी होती है। तो रैपिड एक्शन फोर्स का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 11 दिसंबर 1991, 22 सितंबर 1986, 1 दिसंबर 1965 या 27 जुलाई 1939। तो दोस्तों, रैपिड एक्शन फोर्स बनी थी 11 दिसंबर 1991 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 11 दिसंबर 1991। और ये जो रैपिड एक्शन फोर्स निकली थी ना, वो CRPF में से ही निकली है। ठीक है, CRPF के अंदर से ही निकली है ये। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो RAF का मुख्यालय दिल्ली में है। तो ये भी आपको याद रखना है कि RAF का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली, नई दिल्ली भी कह सकते हैं आप। क्लियर। तो ये बनी थी 11 दिसंबर 1991 को। दोस्तों, क्या आपको पता है कि CRPF कब बनी थी? तो 27 जुलाई 1939 को बनी थी CRPF। 1 दिसंबर 1965 को बनी थी BSF। और NSG बनी थी 22 सितंबर 1986 को, सॉरी 22 सितंबर 1986 को बनी NSG। NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनको ब्लैक कैट कहा जाता है, ब्लैक कमांडो होते हैं ये। आपसे पूछा गया था रैपिड एक्शन फोर्स, तो 11 दिसंबर 1991। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहा गया है? क्वेश्चन है आपका, केरो किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों, केरो किस देश की राजधानी में बताना है। बहामास, मिस्र, जर्मनी और नीदरलैंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देखो, केरो का मतलब हिंदी में क्या होता है? काहिरा। और काहिरा जो राजधानी है वो किसकी है? वो मिस्र की राजधानी है। मिस्र का दूसरा नाम क्या है? इजिप्ट। मिस्र का दूसरा नाम क्या है? इजिप्ट। और मिस्र को क्या कहा जाता है? मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना कि केरो किस देश की राजधानी है? मिस्र की राजधानी है। और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा गया है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करें हम कि अरब लीग का मुख्यालय किस देश में है, तो ये आप याद रखना, अरब लीग का जो मुख्यालय, अरब कंट्रियों की जो लीग है, अरब लीग का मुख्यालय वो मिस्र में ही है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया जर्मनी। क्या आपको पता है कि जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है? बुंडसटैग। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? बुंडसटैग। बहुत आता है एग्जाम में कि किस देश की संसद या किस देश की विधायिका बुंडसटैग कहलाती है, तो जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कैरो, ये मिस्र की राजधानी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोना लोआ ज्वालामुखी अवस्थित है? तो दोस्तों, मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन है वेनेजुएला, हवाई द्वीप, फिलीपींस या जापान। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप जो है ये अमेरिका के अधीन है और मोना लोआ ज्वालामुखी यहीं पे आता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों, अगर हम बात करें कि हवाई द्वीप में, आपने एक चीज़ सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, रिंग्स ऑफ फायर। रिंग्स ऑफ फायर, अच्छा क्या है रिंग्स ऑफ फायर? तो प्रशांत महासागर में ज्वालामुखी की एक पट्टी है, एक श्रृंखला है, जहाँ पर दुनिया के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और इस क्षेत्र को रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है। तो रिंग्स ऑफ फायर क्या है? एक सीरीज है, किसकी? वोल्केनो की। वोल्केनो की एक सीरीज है जो प्रशांत महासागर में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। रिंग्स ऑफ फायर ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है। क्लियर। तो आपसे पूछा गया है मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है? हवाई में है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई। क्लियर दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया वेनेजुएला। क्या आपको पता है कि वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? बोलीवर। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? बोलीवर है। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकास। तो राजधानी है कराकास और मुद्रा है आपकी, वो है आपकी बोलीवर। एम फॉर मुद्रा और कैपिटल, सी फॉर कैपिटल। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मुद्रा क्या है? बोलीवर, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई में है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया जापान। क्या आपको पता है कि जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किसको कहा गया है? तो जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की मुद्रा येन है और जापान की संसद को डायट कहा जाता है। क्लियर दोस्तों।
जापान की संसद डायट कहलाती है। और जापान का एक नाम और भी है, निप्पॉन। जापान को निप्पॉन भी कहा जाता है। और निप्पन का मतलब भी क्या होता है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, उगते सूर्य का देश कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में राज्यों के राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यों की केंद्र द्वारा नियुक्ति जो होती है, यह प्रावधान कहाँ से आया है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, कनाडा के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है और राज्यपाल प्रेसिडेंट की इच्छा तक अपने पद पर बना रह सकता है। और राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु वो 35 वर्ष है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। और राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख भी होता है, कौन? राज्यपाल। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया? डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या हिंदी में कहें तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। बीमर के संविधान से क्या लिया गया है? आपात उपबंध लिए गए हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा के संविधान से आया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में कौन सा संरक्षित क्षेत्र जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, जंगली गधों के लिए कौन सा नेशनल पार्क है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कच्छ का रण नेशनल पार्क। जंगली गधों के लिए कच्छ का रण नेशनल पार्क जो है, ये एक संरक्षित क्षेत्र है। क्लियर दोस्तों। अच्छा, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और ये जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में जो एक सींग का गैंडा मिलता है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है, असम में। तो ये भी आपको याद रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। और दाची-गाम नेशनल पार्क ये है आपका जम्मू कश्मीर। और दाची-गाम में, दाची-गाम का मतलब क्या होता है? दाची मतलब 10 और गाम मतलब गांव, मतलब 10 विलेज। दाची-गांव का मतलब होता है 10 गांव। क्लियर, याद रखिएगा। तो जंगली गधों के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? कच्छ का रण। अच्छा दोस्तों, कच्छ के रण की अगर हम बात करें तो क्या आपको पता है कि कोई नदी ऐसी है जो कच्छ के रण में आके खत्म हो जाती है? तो आप याद रखना, लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो राजस्थान से निकल के आती है और कच्छ के रण में आते आते ये खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि वह कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में आके विलीन हो जाती है? लूनी नदी। और कच्छ का रण में जो मतलब घास पाई जाती है उसको बोलते हैं बन्नी। तो बन्नी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कच्छ में पाए जाते हैं। बन्नी घास के मैदान कच्छ में पाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा। और कच्छ जो है ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, आर्द्रभूमि संरक्षण। आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड, जो हमारे वेटलैंड होते हैं, जो हमारी झीलें होती हैं, ठीक है, उनका संरक्षण करता रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो 2 सितंबर या 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन आयोजित होता है ईरान के रामसर शहर में। ये रामसर जो शहर है वो ईरान में है। और यहाँ पर वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए एक संधि साइन की जाती है जिसे रामसर समझौता कहा जाता है। तो रामसर समझौता आर्द्रभूमि का संरक्षण करता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, आर्द्रभूमि का संरक्षण। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया? यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? दोस्तों, यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, स्टेपी कहा जाता है। स्टेपी। क्लियर दोस्तों। अच्छा, कंटेबरी घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? तो कंटेबरी घास के मैदान मिलते हैं न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड जिसको कीवियों की धरती कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में कंटेबरी घास के मैदान मिलते हैं। पंपास कहाँ मिलते हैं? तो पंपास मिलेंगे अर्जेंटीना में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना। और साउथ अफ्रीका में मिलेंगे सवाना। तो ये आप याद रखिएगा,
सवाना जो है ये आपके ट्रॉपिकल होते हैं। क्लियर दोस्तों। तो अफ्रीका में मिलते हैं सवाना, स्टेपी मिलते हैं यूरेशिया में, कंटेबरी घास के मैदान मिलेंगे न्यूजीलैंड में, और पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि पुस्टास घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? पुस्टास घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? तो आप याद रखना, पुस्टास जो मैदान मिलेंगे वो हंगरी में मिलते हैं। पुस्टास घास के मैदान हंगरी। और डाउन्स कहाँ मिलते हैं? तो डाउन्स जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। क्लियर दोस्तों। अच्छा, बेल्ट कहाँ मिलते हैं? बेल्ट घास के मैदान, तो बेल्ट घास के मैदान भी अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है, अफ्रीका। तो पुस्टास घास के मैदान हंगरी, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया, और बेल्ट घास के मैदान अफ्रीका में मिलते हैं। आपसे पूछा गया था यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो स्टेपी कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध है? दोस्तों पहले हम बात करें कि स्थल अवरुद्ध देश क्या होते हैं। ऐसे देश जो चारों ओर से स्थलीय सीमाओं से घिरे होते हैं उनको स्थल अवरुद्ध देश कहा जाता है। या और आसान शब्दों में कहें, जिस देश की कोई भी समुद्री सीमा नहीं होती उसको स्थल अवरुद्ध अर्थात लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 ही ऐसे देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं। कौन कौन से हैं यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये एक मैप है दक्षिण अमेरिका का, और यहाँ पे आप 2 देश देख सकते हैं, एक ये है आपका पराग्वे और एक ये है आपका बोलीविया। तो पराग्वे और बोलीविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ऐसे 2 देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं। क्लियर दोस्तों, पराग्वे और बोलीविया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन है आपका पराग्वे और बोलीविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है उरुग्वे। क्या आपको पता है कि दुनिया का जो सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, दुनिया का जो फीफा वर्ल्ड कप सबसे पहली बार हुआ वो किसने जीता था? उरुग्वे ने जीता था। 1930 में दुनिया का सबसे पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप वो उरुग्वे की टीम ने ही जीता था। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है ब्राज़ील। क्या आपको पता है कि ब्राज़ील में अमेजन वर्षा वन मिलते हैं? अमेजन वर्षा वन कहाँ मिलते हैं? तो ब्राज़ील में मिलते हैं। और अमेजन वर्षा वनों को क्या कहा जाता है? धरती का फेफड़ा कहा जाता है। धरती का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन वर्षा वनों को। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। धरती का फेफड़ा किसको बोला गया? तो जवाब होगा आपका अमेजन वर्षा वनों को। और अमेजन वर्षा वन कहाँ मिलते हैं? ब्राज़ील में मिलते हैं। क्लियर दोस्तों। तो आपसे सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, आप याद रखिएगा। आपसे पूछा गया था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का स्थल अवरुद्ध देश वो पराग्वे है, और दूसरा देश कौन सा? बोलीविया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मिशन किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों भारत का जो मंगलयान मिशन है इसको ले जाने वाला रॉकेट कौन सा था? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, PSLV C-25। PSLV C-25 के द्वारा 5 नवंबर 2013 को मंगल मिशन लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा द्वीप से। और इसकी लैंडिंग कब हुई थी? तो ये जो उतरा था वो सितंबर में उतरा था। ठीक है, 13 सितंबर 2014 को, 13 सितंबर 2014 को ये उतरा था। अच्छा, भारत के मंगल मिशन का नाम क्या था? मोम, MOM, मोम। मोम की फुल फॉर्म क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। ध्यान से सुन लीजिएगा, मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि भारत का जो मंगल मिशन था इसका नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना। और ये जो मंगल है ना, इसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। लाल ग्रह किसको कहा गया है? तो मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, लाल दिखता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, क्या आपको पता है कि मंगल ग्रह जो है इसके 2 उपग्रह भी हैं? कौन कौन से? एक डीमोस है, डीमोस, और दूसरा फोबोस। तो डीमोस और फोबोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। और मंगल पे भारत का मंगलयान किस रॉकेट से गया था? PSLV C-25। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो कब बना था, तो 15 अगस्त 1969 को बना था इसरो। और इसरो का मुख्यालय भारत में कहाँ पर है? वो बेंगलोर में है। ठीक है दोस्तों। इसरो के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन है? वैसे तो भारत सरकार ने की थी, लेकिन इसरो या भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके जनक कौन है? विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है? विक्रम साराभाई। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो मंगलयान मिशन C-25 से लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? दोस्तों सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा में दो, अब खैर अब तो तीन हो गए हैं, तो एक है आपका सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये भी उड़ीसा में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क ये भी आपका उड़ीसा में है, तो ये भी आपको याद रखना है। और गहीरमाथा बीच जो ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी कहाँ पर आपका उड़ीसा में। क्लियर? तो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा। अच्छा, यूपी में कितने टाइगर रिजर्व है? तो यूपी में 3 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से? एक है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व जो आपका कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो पीलीभीत जिले में ही है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और दूसरा कौन सा है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, और ये बिजनौर में आता है। तो उत्तर प्रदेश में एक नहीं तीन टाइगर रिजर्व है, दुधवा, पीलीभीत और अमानगढ़। और चौथा कौन सा है? चौथा है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व जो बुंदेलखंड में बना है। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो याद रखना है यूपी में एक नहीं अब 4 टाइगर रिजर्व है, दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ और रानीपुर। आपसे पूछा गया था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया पहले तो आप जाने कि ये अनुच्छेद 368 में लिखी गई है। ठीक है, और कहाँ से हमने ली थी? तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये कौन से भाग में है? भाग 20। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में लिखी गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्लियर? याद रखेंगे भारतीय संविधान की किस भाग में है? भाग 20 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर बनता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी है? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए 25 वर्ष। राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 500, और न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 60। तो राज्य विधानसभा में अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं और न्यूनतम सीटें 60 हो सकती हैं। लेकिन अपवाद भी हैं कुछ ऐसे, जैसे सिक्किम या गोवा को छोड़कर ये अपवाद भी आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है 500 मैक्सिमम और 60 कम से कम। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 403। उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा है वो कितनी है? वो 403 सीटें हैं, ये आप याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत से जोड़ता है? तो दोस्तों सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, सिक्किम जो है ये भारत में कौन से संविधान संशोधन के तहत एक राज्य बना था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को 16 मई 1975 को भारत के 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में मिला था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? वो है नाथुला दर्रा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कर को डेस्टिनेशन टैक्स कहा जाता है? तो दोस्तों डेस्टिनेशन टैक्स किस कर को कहा गया? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, जीएसटी को डेस्टिनेशन टैक्स कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? देखो क्योंकि जीएसटी का जो भार पड़ता है ना, जीएसटी का जो लोड पड़ता है अंतिम रूप से वो उपभोक्ता पर पड़ता है, और उपभोक्ता पर पड़ने के कारण इसको क्या बोलते हैं? इसको डेस्टिनेशन टैक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जीएसटी को डेस्टिनेशन टैक्स भी कहा जाता है। क्लियर? याद रखेंगे। अच्छा, जीएसटी जो है भारत में जो जीएसटी लागू हुआ वो कौन से नंबर पर लागू हुआ था? 161वां। मतलब कहने का है कि भारत 161वां देश था जिसने जीएसटी को अपने यहाँ लागू किया था। क्लियर? याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुलित्जर अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों पुलित्जर अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पहले तो आप याद रखिएगा कि पुलित्जर अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1917 में। ये पत्रकारिता, साहित्य
म्यूजिक, कला आदि क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर अवार्ड की शुरुआत 1917 में हुई और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दिया जाता है, साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है, म्यूजिक के क्षेत्र में भी दिया जाता है, कला के क्षेत्र में भी दिया जाता है। लेकिन मेन आंसर इसमें क्या बनेगा, पत्रकारिता के लिए पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया गणित, गणित के लिए कौन सा अवार्ड मिलता है, एबेल प्राइज। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है एबेल प्राइज। वास्तुकला के लिए कौन सा होता है, प्रित्जकर, प्रित्जकर अवार्ड। और विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है कलिंग अवार्ड। तो कलिंग अवार्ड उड़ीसा की सरकार यूनेस्को के साथ मिलकर देती है। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग अवार्ड दिया जाता है। गणित के लिए एबेल प्राइज, वास्तुकला के लिए प्रित्जकर और पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के लिए। आपसे पूछा गया था पुलित्जर, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में कौन सी गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो दोस्तों, पृथ्वी के क्षोभ मंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। कितनी होती है, 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है, लगभग 21%। क्लियर दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पृथ्वी के क्षोभ मंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, 78। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक बंद मतलब क्या कि क्लोज हो चुकी है, क्लोज मतलब आना जाना बंद। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात व निर्यात ना हो, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात व निर्यात ना हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात ना हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, सही जवाब होगा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहा हो। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब बना था, 12 अक्टूबर 1993 को बना था और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993, इसके पहले अध्यक्ष थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुस्तक द इंडिया वे किसके द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया वे पुस्तक भारत के वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर एस जयशंकर। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों, क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ठीक है, खैर और क्वेश्चन का अभ्यास अगली क्लास में कराऊंगा। तो ये आज का मॉक टेस्ट था, लगभग हमने 25 प्रश्नों का अभ्यास किया आज के। इसमें बहुत कुछ जानने को मिला होगा, नए प्रश्न इसमें मैंने शामिल किए थे। तो आशा करता हूँ ये सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको पसंद आ रही होगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। जल्दी यूपी स्पेशल भी हम मॉक टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। यूपी के 10-12 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराएंगे आपको, ताकि आपके पुलिस के एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, अपने ख्याल रखिएगा और मिलता हूँ फिर अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।